नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुत आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में त्योहारी सीजन के ठीक पहले डेंगू कहर बरसा रहा है, कहर बरपा रहा है। गौरतलब है कि बीते 8 दिनों में ही प्रदेश में 3500 से ज्यादा मरीज डेंगू के मिले हैं। लखनऊ में 1080, मुरादाबाद में 1024 तो कानपुर में 923 डेंगू के मरीज विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराए गए हैं। बीते 4 दिनों से पूर्वांचल के जिलों में भी डेंगू के मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है। वाराणसी में बीते 24 घंटे में अगर बात करें तो 17, गोरखपुर में 7 मरीज डेंगू के मिले हैं। प्रदेश में अब तक विभिन्न जिलों में डेंगू से पीड़ितों की तादाद 13,000 से ज्यादा हो चुकी है। सबसे ज्यादा डेंगू के मामले लखनऊ, मुरादाबाद, कानपुर और नोएडा में मिले हैं। बीते 24 घंटे में ही प्रदेश में 600 से ज्यादा डेंगू के मरीज मिले हैं। सवाल आखिर गंदगी के बीच डेंगू और चिकनगुनिया की बीमारी फैल रही है, जिसका शर्तिया इलाज कब होगा? उत्तर प्रदेश बुखार से करा रहा है। डेंगू में मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। बीते 24 घंटे में यूपी में डेंगू के 469 नए मामले सामने आए हैं। गौतम बुद्ध नगर के बाद अब मुरादाबाद और लखनऊ में डेंगू संक्रमितों की संख्या में जबरदस्त तेजी आई है। डेंगू के डंक से यूपी के बड़े जिले करा रहे हैं। अस्पताल मरीजों से पट गए हैं। जिलों में इस सीजन में 500 से ज्यादा केस आ चुके हैं। यूपी के तमाम बड़े महानगरों के सरकारी अस्पतालों की ओपीडी में सबसे ज्यादा बुखार के मरीज आ रहे हैं। अस्पतालों में सुबह तड़के से शुरू हो रही भीड़ दोपहर तक देखी जा रही है, जबकि कई सरकारी अस्पतालों में मरीजों के साथ डॉक्टरों के अभद्र व्यवहार की शिकायतें मिल रही हैं। वहीं जांच के नाम पर प्राइवेट लैब में उगाही और पड़ोसी राज्य उत्तराखंड से लेकर यूपी में डेंगू और बुखार से 10 जिलों के लोग तप रहे हैं। डेंगू और यहाँ पे कई मच्छर, बहुत सी गंदगी है। सारे नाले के गटर खुले हुए हैं, जो कि बारिश होने के बाद पूरा इतना गंदा हो जाता है यहाँ पे, और सारे बच्चे यहाँ पे बीमार पड़े हुए हैं। यूपी में चिकित्सा और स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर दीपा त्यागी डेंगू को लेकर प्रदेश भर में अलर्ट की बात कर रही है और पैनिक जैसे हालात नहीं होने का दावा कर रही है। डेंगू बुखार और वायरल बुखार से हालात बदतर हो रहे हैं। शहरों और ग्रामीण इलाकों में एंटी लार्वा के छिड़काव और फॉगिंग के इंतजाम नाकाफी साबित हो रहे हैं। कई इलाकों में अब तक ना ही एंटी लार्वा का छिड़काव हुआ और ना ही फॉगिंग। जिम्मेदारी में खाना पूर्तिकर जिम्मेदारों से पल्ला झाड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिर हर साल चुभने वाले डेंगू के डंक से आखिर पूरी तरह से निजात कब मिलेगी? आखिर मच्छरों से होने वाली डेंगू, चिकनगुनिया जैसे गंभीर बीमारियों के खिलाफ महाअभियान कब चलेगा? स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। तो लगातार प्रदेश और देश भर में लोग बुखार और डेंगू से पीड़ित हैं। प्रदेश की अगर बात की जाए तो पूरा प्रदेश डेंगू और चिकनगुनिया बुखार से पीड़ित है। डेंगू का कहर तो इस तरीके से फैला है कि अस्पतालों में लोगों की लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही हैं। लोगों में दहशत भी इस बीच फैली हुई है। आज जनहित में इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और कंक्लूजन निकालेंगे कि आखिर डेंगू से कैसे बचें। तमाम मेहमान हमारे साथ चिकित्सा क्षेत्र के कई नामी गिरामी डॉक्टर हमारे साथ जुड़ेंगे और कई जिलों से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय शंकर त्रिपाठी जी, चिकित्सा अधिकारी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। MC मिश्रा जी, पूर्व निदेशक एम्स दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशांक एरन जी जुड़े हुए हैं, MD पीडियाट्रिशियन हैं, रुड़की से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और राजीव कक्कड़ जी हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, कानपुर से हमारे साथ जुड़े हैं। साथ ही कई जिलों के संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजू शर्मा संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं। जयवीर माबी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत सेठी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अनिल मीणा संवाददाता बुलंदशहर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो इस पर चर्चा करेंगे और अपने स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से सलाह भी लेंगे और जनता को जागरूक भी करेंगे डॉक्टरों के माध्यम से कि किस तरीके से डेंगू से बचाव किया जा सके। तो सबसे पहले भरत सेठी
के पास आना चाहेंगे। हमारे संवाददाता लखनऊ से भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, अगर बात की जाए प्रदेश भर में डेंगू से लोग कराह रहे हैं, लखनऊ की स्थिति कैसी है? अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं अभी तक है और लोगों में किसी तरीके जिस तरीके से डेंगू फैल रहा है, पैनिक की स्थिति है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से डेंगू का जो ग्राफ बढ़ रहा है उससे लोगों के अंदर चिंता जरूर बनी हुई है। अगर राजधानी की बात करें तो 4 मौतें डेंगू से हो चुकी है, लेकिन अगर सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 1 मौत डेंगू से हुई है। वैसे अगर बात करें बुखार से, तो इस सीजन में बुखार से 7 लोग अपनी जान को गंवा चुके हैं। अगर बात करें आज ही की, तो 43 वर्षीय महिला थी संजू, जिसकी मौत हो गई डेंगू से, और उसके जो बच्चे हैं, एक बेटी और बेटा, वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है अपना ट्रीटमेंट करवाने में। तमाम स्वास्थ्य विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, हॉस्पिटल्स में लगातार यही प्रयास किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट को उपचार मिले, किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना बरती जाए। इसको लेकर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय पाठक वो भी लगातार मीटिंग कर चुके हैं। और जिस तरीके से कहीं ना कहीं ये डेंगू जो फैल रहा है, इसको लेकर आपको जो तैयारियां हैं वो पहले कर लेनी चाहिए, क्योंकि हर साल बारिशों के बाद डेंगू की जो बीमारियां हैं बहुत विकराल रूप लेती हैं। कहीं ना कहीं नगर निगम की लापरवाही, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनकी लापरवाही जरूर उजागर हुई है, क्योंकि बहुत ऐसे राजधानी में इलाके हैं जहां पर जो नगर निगम की टीम है जो छिड़काव करने नहीं पहुंच पा रही है। आखिर क्यों, क्या कारण है छिड़काव नहीं हो रहा है? जब नंबर पर कॉल करो तब टीम आती है, छिड़काव करती है। लेकिन एक मैप है जिसको तैयार कर लेना चाहिए नगर निगम को कि किस तरीके से अपनी सेवाएं देनी चाहिए, क्योंकि बारिशों के बाद डेंगू विकराल रूप लेता ही लेता है। तमाम जो बीमारियां हैं, कह सकते हैं वायरल फीवर और अन्य बीमारियां, इन्फेक्शन, वो भी विकराल रूप लेते हैं। लेकिन डेंगू के ग्राफ की बात करें, लगातार जो ग्राफ का बढ़ना चिंता का विषय बनता जा रहा है। 24 घंटे में अगर लखनऊ की हम लोग बात कर ले तो 36 से ज्यादा मामले लखनऊ के में आए हैं डेंगू के। अगर पूरे प्रदेश की बात कर ले तो लगभग 1080 मामले अभी हैं। और कहीं ना कहीं चिंता जरूर है, लोगों के अंदर खौफ जरूर है, क्योंकि लोगों जब बुखार होता है तो नॉर्मल जो अपनी ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग से ही अगर बीमार है कोई आदमी या बुखार का फीवर बढ़ गया तो उनको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नगर निगम और तमाम जो ऐसी जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी बनती थी कि तमाम जो काम करना, गली गली जाकर छिड़काव करना, लेकिन कागजों में बात करें छिड़काव हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत की बात करें अभी तमाम ऐसे एरिया है जहां पर छिड़काव नहीं हो रहे हैं। और यही कारण है कि कोई लापरवाही के कारण जो डेंगू का जो ग्राफ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हाँ भरत, आप हमारे साथ बने रहिए। हाँ, हमारे साथ डॉक्टरों का भी पैनल, विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। डॉक्टर एमसी मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व निदेशक हैं एमसी दिल्ली से। एमसी मिश्र जी, आपका बहुत स्वागत है, आपने हमें समय दिया। एमसी मिश्र जी, जिस तरीके से अभी का समय है, लोगों में डेंगू को लेकर जिस तरीके से दहशत बनी हुई है और लोग लगातार बीमार हो रहे हैं, अस्पतालों की स्थिति साफ तौर से देखी ही जा रही है, ऐसे में लोगों को क्या करना चाहिए? कैसे लोग, अगर डेंगू जिनको नहीं हुआ है वो कैसे बचाव कर सके और जिनको हो चुका है वो इससे उबरें कैसे? बिल्कुल, बहुत आपने ये चर्चा रखी है। मैं लोगों को धैर्य रखने के लिए कहूँगा और मच्छर से बचने के लिए। डेंगू का जो मच्छर है वो एक तो ज़्यादा अधिकतर दिन में काटता है और उसका जो प्रजनन है वो साफ पानी में अधिक होता है, गंदे पानी में उतना नहीं होता है। जैसे कूलर का पानी है या कहीं पर किसी के बगीचे में पानी भरा हुआ है, उसमें अधिक होता है। और दिन में भी लोग, अगर अब तो ठंडक भी शुरू हो गई है तो डेंगू बहुत जल्दी नीचे ग्राफ आ जाएगा डेंगू का। तो मैं लोगों को ये समझाना चाहूंगा कि डेंगू का ग्राफ बहुत शीघ्र ही नीचे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ठंडक एकदम से शुरू हो गई है, मौसम बदला है। हालांकि डेंगू का जो सीजन है वो तो जून से शुरू हो जाता है, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक भी थोड़े थोड़े केसेस आते हैं। जितनी हमारी जनसंख्या है उसके अनुपात में इनकी संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, मृत्यु दर भी बहुत कम होती है। तो लोगों को जो अपने तरफ से कर सकते हैं, जैसे मैंने पूरी बाह की कमीज पहनी हुई है, पैर भी ढके रहें अपने, क्योंकि पैरों में मच्छर काट लेते हैं, दिन में काट लेते हैं। तो मच्छरों से बचाव एक बहुत बड़ा उपाय है डेंगू से बचने का। लेकिन अगर डेंगू हो ही जाता है तो उसके लक्षण प्रायः जैसे बाकी वायरल बुखारों के होते हैं उसी प्रकार से होते हैं। उसमें अगर बुखार तेज है तो बुखार को नीचे करना है, कोल्ड स्पंजिंग, हाइड्रोथेरेपी जिसको हम बोलते हैं, 3 H मैं बताता हूं कि होम केयर,
अधिकतर डेंगू के रोगी घर में रह के ठीक हो जाते हैं। पैरासीटामोल सबसे सुरक्षित दवा है बुखार को कम करने के लिए, और पानी का उपयोग ज़्यादा करना है, पानी ज़्यादा पीना है जिससे हाइड्रेशन लोगों का बना रहे, और जो भी तरल पदार्थ या सॉफ्ट डाइट जिसे बोलते हैं, खिचड़ी है, दलिया है, इस तरह की चीज़ों का उपयोग करें। फल खाएं, ताज़े फल खाएं तो अपना स्वास्थ्य ठीक रखें, बुखार कम करें। अगर बहुत तेज़ बुखार है तो कोल्ड स्पंजिंग करने की आवश्यकता हो सकती है, आराम करें, और होम केयर में रह के अधिकतर लोग ठीक हो जा रहे हैं। इसीलिए आप जब आंकड़ा बता रहे हैं 1000 केस या 1500 केस, या तो ये हमारी जनसंख्या के अनुपात से बहुत कम आंकड़ा है, और अधिकतर लोग मुझे लगता है आसपास के लोकल डॉक्टर्स को दिखा के अपना उपचार करा रहे होंगे। सबको रिपोर्ट भी नहीं होती, सबकी जांच भी नहीं होती डेंगू को पक्का करने के लिए, तो केसेस तो हो सकता है इससे कहीं अधिक हो। और डेंगू के साथ साथ जैसे आपने भी कहा कि चिकनगुनिया का भी मच्छर के द्वारा ही फैलता है, बाकी वायरल बुखार भी इस समय होते ही है। और अभी कोविड का ऐसा नहीं, कोविड चला गया है तो बीच बीच में कोविड भी हो जाता है लोगों को, तो ये सब चलता रहेगा। अब इतने हमारा घनत्व है जनसंख्या का, लोग अगर अपना बचाव करें, और अगर बीमार हो ही जाते हैं तो बस एक ख्याल करना है कि बुखार ठीक होने के बाद प्लेटलेट काउंट गिरता है, बुखार ठीक हो जाएगा उसके बाद प्लेटलेट काउंट गिरता है, तो अपना हाइड्रेशन ठीक रखें और एक बार प्लेटलेट काउंट करा लें बुखार ठीक होने के बाद। और यदि कम की तरफ है, हाइड्रेशन ठीक रखें, प्लेटलेट काउंट भी बहुत कम होता है, जैसे 10,000 हो गया, 20,000 हो गया, तब ही अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है। हाँ, कुछ लोगों को डेंगू गंभीर हो सकता है, जिसको हम डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, उसमें अवश्य लोगों को हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता होती है, और उसमें कई बार आईसीयू करना पड़ता है, और उसी में कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है। नहीं, ये अपना पर्सनल है। निश्चित रूप से सर, आप के ये सुझाव लोगों के निश्चित रूप से काम आएंगे, और लोग इस समय जिस तरीके से डेंगू से भयभीत हैं, लोगों में पैनिक बना हुआ है डेंगू को लेकर, और ये पैनिक होना भी लाजमी है क्योंकि जिस तरीके से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है, निश्चित रूप से ये डरावनी स्थिति बन रही है। असांक एरन सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीडियाट्रिशियन हैं रुड़की से। हाँ सर, आपके पास हम आएंगे, उससे पहले हमारे संवाददाता जयवीर मावी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयवीर, अगर बात की जाए जिस तरीके से डेंगू लगातार बढ़ा रहा है, आंकड़े डेंगू के बढ़ रहे हैं, गाजियाबाद की अगर बात की जाए, गाजियाबाद में कैसी स्थिति है, प्रशासन की तैयारियां कैसी हैं, और लोगों में डेंगू किस तरीके से फैल रहा है, जिस तरीके से लगातार अस्पतालों की स्थिति साफ तौर से देखी जा रही है? देखिए, आपको बता दें कि इस समय जो गाजियाबाद के हालात है काफी नियंत्रण में है। हालांकि एक समय ऐसा आया था कि जब गाजियाबाद के गांव-गांव में, अगर हम देहात क्षेत्र की बात करें तो एक ही गांव में 500 से भी ज्यादा मरीज डेंगू के पाए गए थे, और जो प्रशासन ने तत्परता से वहां पर कैंप की तमाम प्रशासनिक अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग की टीम उस गांव में वहां पर रही, और जो डेंगू के मरीज थे उनको उपचार दिया। अब आज की अगर हम बात करते हैं, इस समय के जो हालात हैं वो काफी नियंत्रण में है। गाजियाबाद में कहीं भी ऐसे कोई हालात नजर नहीं आ रहे हैं, कोई ऐसी रिपोर्ट्स नजर नहीं आ रही हैं जिसमें डेंगू से किसी कैजुअलिटी की। अभी इस सीजन की अगर हम बात करें तो इस पूरे सीजन में गाजियाबाद जनपद में डेंगू से केवल एक कैजुअलिटी हुई थी, एक व्यक्ति की मौत हुई थी। उसके अलावा जितने भी मरीज हैं वो लगभग सभी ठीक हो चुके हैं और अपने घर जा चुके हैं। वही स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग ने गाजियाबाद में 65 से ज्यादा सीएचसी और पीएचसी है, सरकारी जो बड़े अस्पताल है उनके अलावा, तो कहीं भी जो अस्पताल है उन सभी अस्पतालों में 5 से 10 बेड तक की व्यवस्था की है, जो डेंगू के मरीजों के लिए रिजर्व किए गए हैं, और उन पर जो डेंगू के मरीज आएंगे उसके अनुसार अभी फिलहाल इतने हैं। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, उनका साफ तौर पर कहना है कि यदि ऐसे कोई हालात बढ़ते हैं, हालांकि इस समय जो वायरस है, जो डेंगू के जिस वायरस की हम बात कर रहे हैं, वो वायरस ज्यादा खतरनाक नहीं है, वो वायरस काफी कमजोर है और उसका बहुत ज्यादा प्रभाव मानव शरीर पर नहीं पड़ रहा है, तो जिसके लेकर घबराने की और पैनिक होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और तमाम स्थिति नियंत्रण में है। तमाम तरह की जो दवाइयां हैं, तो जांच की बात करें तो जांच के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है और सभी जगह पर डेंगू की जांच हो रही है। उसके अलावा जो प्राइवेट अस्पताल हैं, उन अस्पतालों को भी इस बार कुछ
छूट दी गई है कि वो इतने जो मरीज हैं एक लिमिट तक उन्हें भी इलाज करना होगा। जो डेंगू के मरीज हैं उनको दवाइयाँ देनी होगी, मुफ्त दवाई देनी होगी, मुफ्त इलाज करना होगा। तो प्रशासन ने पूरी तैयारियां की हैं, काफी अच्छी तैयारी इनको कहा जा सकता है। हालांकि कुछ छोटी छोटी चीजों की अगर हम बात करें, जैसे जो हालांकि स्वाभाविक है, नेचुरल तौर पर होती है, जैसे चाहे गंदगी की बात करें या अस्पताल में कुछ अव्यवस्थाओं की बात करें, वो सभी चीजें हैं। लेकिन अगर डेंगू को लेकर हम बात करते हैं तो डेंगू के लिए पूरी तरह से अलर्ट है, पूरी तरह से तैयारी है। और किसी भी तरह से डेंगू का जो मरीज मिलता है उसकी पूरी तरह से मॉनिटरिंग प्रशासन के द्वारा की जाती है कि किसी भी तरह जो कैजुअलिटी है वो ना बढ़ने पाए, जो मरीज हैं उनको डेंगू से छुटकारा मिले। और वहीं जिला प्रशासन की तरफ से बार बार, चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो, स्कूल विद्यालय या फिर जो ऐसे सार्वजनिक उपकरण है, वहां पर गेट टुगेदर किया जाता है, उन लोगों से मुलाकात की जाती है। चाहे स्कूल के बच्चे हैं उनसे कहा जाता है कि पूरी बाजू के कपड़े पहने, पूरे कपड़े पहने, जिससे कि जो मच्छर है वो काट ना पाए, प्रभावित ना हो। वहीं जो ऐसी जगह जो घर की हम बात करते हैं, एसी या फिर कूलर के पानी की बात करें या फिर पक्षियों के लिए जो पानी रखा जाता है, उन्हें सप्ताह में एक बार अवश्य साफ करें और उन्हें पूरी तरह सुखाने के बाद, क्योंकि जो डेंगू का जो मच्छर है वो अगर एक बार रह जाएगा तो दोबारा पनप सकता है, तो उसकी संभावनाएं ज्यादा होती है। इसीलिए उन बर्तनों को सुखाने की पूरी तरह से एक अपील की गई है कि जिससे जो बर्तन है वो पूरी तरह सूखे रहे और डेंगू के मच्छर जल्दी से पनपने ना पाए। तो कहीं ना कहीं इन सभी व्यवस्थाओं को जब हम देखते हैं तो गाजियाबाद जनपद पूरी तरह से डेंगू से इस समय सुरक्षित नजर आ रहा है। गाजियाबाद में ऐसे कोई हालात नहीं है, ऐसी कोई स्थितियां नहीं है कि डेंगू की वजह से ज्यादा कहीं कोई घबराहट हो या फिर जो मरीजों की संख्या, हालांकि मरीजों की संख्या, क्योंकि अगर हम जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं, जनसंख्या के अनुपात की बात करते हैं, तो जनसंख्या के मामले में लगभग 25 लाख के आसपास की आबादी जनपद गाजियाबाद की है। लेकिन फिर भी उस हिसाब से उतने मरीज डेंगू के नहीं है। प्राइवेट अस्पतालों में ज्यादा लोग पहुंचते हैं और वहां पर इलाज कराते हैं। कुछ क्योंकि जिला गाजियाबाद के साथ साथ नोएडा मिला हुआ है और दिल्ली, जहां पर बहुत बेहतरीन सुविधाएं, बड़े बड़े अस्पताल भी, हालांकि गाजियाबाद में भी अब अस्पतालों की कोई कमी नहीं है, सरकारी के साथ जयवीर आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ डॉक्टर राजीव कक्कड़ सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट कानपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका बहुत स्वागत है। सर जिस तरीके से मौसम बदल रहा है, डेंगू की मार से जनता परेशान है, डेंगू के लगातार आंकड़े भी बढ़ रहे हैं और लोगों में दहशत भी बनी हुई है। ऐसे में अब लोगों को डेंगू से कैसे निजात मिले, जिन लोगों को डेंगू हो चुका है वो कैसे डेंगू से बचे, और मौसम में बदलाव भी हो रहा है, डेंगू के अलावा अन्य बुखार भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। लोगों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? देखिए, बिल्कुल सही बात है। ये बदलता हुआ मौसम, बरसात के बाद में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम लोगों को इन्फेक्शन की इंसिडेंस बढ़ जाता है, चाहे वो वायरल इन्फेक्शन हो, चाहे वो मॉस्किटो के द्वारा स्प्रेड करने वाला इन्फेक्शन हो, चाहे एक आदमी से दूसरे आदमी तक पहुंचने वाला इन्फेक्शन, और बरसात के बाद पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम, और इस समय बदलते हुए मौसम में एलर्जीज़। ये ज़्यादा परेशानियाँ जो अभी आज हम लोग डेंगू की बात कर रहे हैं, जैसा बताया, ये एक मच्छर के द्वारा वायरल इन्फेक्शन है। मच्छर जो एक आदमी को काटने से दूसरे आदमी तक पहुंचाता है उसको वेक्टर कहते हैं। और जो वायरस है वो 4 तरीके का होता है, डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4। चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और कब हमें उसका इलाज शुरू करना चाहिए, कब हमें हॉस्पिटल में जाना चाहिए। पैनिक नहीं होना चाहिए। 90% केसेस अपने आप घर में ठीक हो जाते हैं, कुछ परसेंट में आपको हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है और कुछ परसेंट ये जानलेवा हो सकता है, जो कि मात्रा उसकी बहुत कम है। एक चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि ये वायरल इन्फेक्शन है तो इसमें भी हाई ग्रेड फीवर आता है, इसमें भी बदन में दर्द होता है और वायरल के सारे सिम्टम्स होते हैं। लेकिन क्या लक्षण हैं जो हम इसको और वायरल इन्फेक्शन से डिफ्रेंशिएट कर सकें? पहला चीज़ होता है कि इसमें जो सीवियर पेन होता है, हेडेक होता है, वो बल्बर, रेट्रो बल्बर होता है, मतलब आइज़ के पीछे की तरफ बहुत सीवियर पेन होता है। इसमें हेडेक काफ़ी तेज होता है। स्किन में रैशेस हो जाते हैं जो कि और वायरल फीवर में उतने नहीं होते हैं। उसके अलावा नौजिया, वॉमिटिंग हो सकती है, ब्लड प्रेशर फॉल कर सकता है। और ये जो सिम्टम्स होते हैं उसमें जनरली वायरल इन्फेक्शन में होता है कि जुकाम होता है, खांसी होती है, रेस्पिरेटरी सिम्टम ज़्यादा होते हैं। बट डेंगू में ज़्यादातर लोगों में जुकाम नहीं होता है और रेस्पिरेटरी सिम्टम्स नहीं होते हैं। इसको 3 चरणों में देखा गया है, जैसा बताया कि ऑर्डिनरी फीवर की तरह होता है और ये ज़्यादातर वो अपने आप स्वतः ठीक हो जाता है। लेकिन कुछ पेशेंट में
हैं, जैसा भी डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें हैमरेजिक फीवर और दूसरा डेंगू शॉक फीवर होता है, जिसमें ब्लड प्रेशर कम हो जाता है और उसके बाद उसको हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत पड़ती है। और उसमें जो पेशेंट में बहुत ज़्यादा प्लेटलेट फॉल करती है या ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है, उसी पेशेंट में ज़रूरी होता है कि हम लोग उसको प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत होती है। तो जो ज़रूरी है वो और बीमारियों से डिफ्रेंशिएट करना, दूसरी इसमें कैसे बचाव करना है कि हमें मालूम है जून से बीमारी शुरू हो जाती है, बरसात के बाद में होती है, तो उस पानी को जमा नहीं होने देना, अपने घर की सफाई खुद करना। ये है कि गवर्नमेंट के ऊपर पूरा छोड़ देना कि घर के आसपास गवर्नमेंट ही करे, घर के अंदर जो जमा हुआ पानी उसको बचाना, पूरे कपड़े पहनना और उस बीमारी को किस समय आपके जो वार्निंग साइंस हैं उसको देखना है कि कब हमें डॉक्टर के पास जाना है, कब हमें हॉस्पिटलाइज होना है। पैनिक नहीं करना है, हर पेशेंट में प्लेटलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कब हमें प्लेटलेट चढ़ाना है, ये चीज़ें हमें मालूम पड़नी चाहिए। इसीलिए अगर हम इसका कुछ ध्यान रखेंगे, अपनी इम्यूनिटी को कंट्रोल रखना, और वो कौन लोग हैं जिसमें कि ये जानलेवा हो सकता है, प्रेग्नेंट वुमेन हो सकती है, 1 साल से कम जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, उसमें जब हाई ग्रेड फीवर आता है तो उनको सीजर वगैरह कुछ मिर्गी तरह के झटके लग सकते हैं। ओल्ड एज डायबिटिक पेशेंट, जो हार्ट के पेशेंट्स होते हैं, जिनकी इम्यूनिटी कम होती है, जिनको ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो चुका होता है, जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ होते हैं, जिनको लॉन्ग टर्म में स्टेरॉइड चल रहा होता है, जिसको कैंसर की दवाई चल रही होती है, ये वो लोग होते हैं जिनको डेंगू होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। यूँ कहें कि कोई भी इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। प्रिवेंशन सबसे ज़रूरी चीज़ है। वार्निंग साइंस पता होने चाहिए, कब हॉस्पिटल में जाना है, कब कितने दिन इलाज करना है। अगर हम इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तो डेंगू क्या किसी भी इन्फेक्शन को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। निश्चित रूप से सर आपकी सलाह हमारे दर्शकों को और आम जनता के लिए फायदेमंद साबित होगी और लोग डेंगू से निजात पाएंगे। जिन लोगों को डेंगू हुआ है वो आपके द्वारा बताए हुए सुझावों को अमल में लाकर डेंगू से निश्चित रूप से उबर सकते हैं, और जिन लोगों को डेंगू नहीं हुआ है वो निश्चित रूप से डेंगू से बच सकते हैं। डॉक्टर असांक एरन जी हमारे साथ रुड़की से जुड़े हुए हैं। असांक जी, जिस तरीके से डेंगू का कहर लगातार जारी है, आपसे भी हमारा अहम सवाल यही है कि सामान्य बुखार, चूंकि मौसम बदल रहा है, सामान्य बुखार भी लोगों को हो रहा है, सामान्य बुखार और डेंगू में आम आदमी कैसे कैसे उसको फर्क पता चले, चूंकि लोगों में पैनिक क्रिएट ना हो, जरा सा बुखार आया उसको भय पैदा हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं डेंगू है। तो सामान्य बुखार में और डेंगू में अंतर कैसे आम आदमी को जानकारी हो, और दूसरा इससे बचे कैसे आदमी, आम जनता इस बुखार से, डेंगू से बचाव कैसे करें। और तीसरी बात यह है, मौसम बदल रहा है, मौसम के बदलाव के साथ लोग कैसे अपने आप का बचाव करें। और सबसे अहम सवाल है, किन लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, बच्चों, बुजुर्गों, या किस उम्र के लोगों को ज़्यादा ये डेंगू नुकसान पहुंचा सकता है। जी, आपके जो सवाल हैं वो बहुत अच्छे हैं और मैं उन्हीं क्रम में उनका जवाब देना चाहूँगा। जैसे आपने कहा कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करें, कैसे हम उसमें फ़र्क करें, तो मेरी ओर से ये राय रहेगी कि हम उसको फ़र्क करने या उसकी कोशिश ना करें, हम ये समझें डेंजर साइन क्या है, वार्निंग सिग्नल्स क्या हैं, कि कब हम सतर्क हो जाएं। क्योंकि जो डेंगू है या किसी भी तरह के वायरल फीवर है, उसके लक्षण तो एक ही जैसे होते हैं। तो किस स्तर पे, किन लक्षणों पे हमें बिल्कुल सावधान हो जाना है कि अब शायद दिक्कत हो रही है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों का दिमाग में ये रहता है कि जो ब्लड की रिपोर्ट है, उस ब्लड की रिपोर्ट में जो प्लेटलेट्स का लेवल है वो शायद इसका पैरामीटर है, वो इसका नाप है कि जितने कम प्लेटलेट्स उतना ज़्यादा बीमार। जो बात ज़रूरी नहीं है, वो बात सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। तो एक तो रिपोर्ट की तरफ ध्यान देने के बजाय डॉक्टर की तरफ और अपने लक्षणों की तरफ ध्यान दें। दूसरी बात यह है कि आपको ये देखना है कि अगर आपकी बेचैनी बढ़ रही है, आपको किसी भी तरह का वायरल है, कई बार वायरल फीवर में डेंगू भी होता है, तो कई बार रिपोर्ट में नहीं भी आता शुरुआती कुछ दिनों में, और बाद में रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है। तो रिपोर्ट वगैरह कुछ भी है, अगर आपकी बेचैनी बढ़ रही है, आपको फीलिंग ऐसी लग रहा है कि आप बिल्कुल सुस्त महसूस कर रहे हैं, जो कि ब्लड प्रेशर डाउन होने का एक सिम्टम है, आप सुस्त और गिरा गिरा महसूस कर रहे हैं, आपकी बेचैनी बढ़ रही है, या आप बिल्कुल ही खाने पीने से अपने आप को मतलब खा पी नहीं पा रहे हैं, ये वो स्थिति है। बहुत तेज पेट में दर्द हो रहा है, ठीक है, या सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ये स्थिति है
जिसमें कि हमें अलार्म हो जाना चाहिए कि अब शायद इस तबीयत बिगड़ रही है और इस समय हमें तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए और ज़रूरत पड़े तो एडमिट होना चाहिए। तो डेंगू को बाकी सबसे फ़र्क करने के सिम्पटम्स तो डॉक्टर साहब ने अभी बताए हैं। उन सिम्पटम्स के बारे में मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा जी। क्योंकि उनके बारे में वो जो सर में दर्द होना, आँखों के पीछे का दर्द और बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर साहब बता चुके हैं। लेकिन जो आपने बोला कि हम कैसे इस चीज़ में अलार्म हो जाएँ कि इस समय अब ये खतरे वाली बात है, वो मैंने आपको सिम्पटम्स बताए हैं। खासकर जो छोटे बच्चे होते हैं, जो बच्चे मुँह से एक्सप्रेस नहीं कर सकते 1-2 साल के बच्चे, कि उनको बड़ा आदमी तो फिर भी बोल देगा कि मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे कमज़ोरी महसूस हो रही है, मुझे अजीब लग रहा है। छोटा बच्चा लगातार रो रहा है या बहुत बेचैन लग रहा है या वो सुस्त हो गया है। ऐसी स्थिति में ये समझें कि अब ये खतरे वाली बात है और डॉक्टर के पास जाके एडमिशन की भी ज़रूरत पड़ सकती है, भले ही रिपोर्ट में कुछ भी है। आपका दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो डेंगू का एपिडेमिक है, ये उत्तराखंड में भी फैल रहा है और उत्तराखंड में थोड़ा इसका अलग तरीका है। जैसे अभी गाज़ियाबाद और बाकी जनपदों से रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहाँ पे स्थिति कंट्रोल में है। अगर आप हरिद्वार, रुड़की और ये आसपास के इलाकों को देखें, तो यहाँ पे इसका एपिडेमिक बहुत भीषण फैल रहा है और यहाँ पे जो वायरस का प्रकार है ये बहुत ख़राब है और इसमें कई लोग बीमार पड़ रहे हैं, कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई हैं और जिनको भी ये बीमारी हो रही है, वो गंभीर रूप से लक्षणों के साथ प्रेज़ेंट कर रहे हैं और कई लोग एडमिट भी हो रहे हैं, जो कि जनरली एडमिट नहीं होना पड़ता है डेंगू में। इस बार थोड़ा-सा यहाँ पे जो एपिडेमिक फैला है डेंगू का, ये थोड़ा-सा भीषण है। फिर दूसरा सवाल आपका था कि इससे बचाव तो सबने बताया ही है और हमें सबको पता है, हर बार डिस्कस होता है। लेकिन मेरा इसमें सुझाव ये रहेगा, उसमें क्या ऐड कर सकते हैं। अब ये समय आ चुका है कि सरकार को इसमें थोड़ा सजग इस तरह से होना पड़ेगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपनी पड़ेगी बारिश के मौसम के बाद और पर्टिकुलरली इस मौसम में, जब हर साल ये होता है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में पानी का जमाव हो रहा है या वो चीज़ नहीं साफ हो रही है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देखनी पड़ेगी। वहाँ के लोकल जो पार्षद होते हैं उनके लिए भी और जो म्युनिसिपैलिटी है उनके लिए भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी और वहाँ के लोगों के ऊपर भी ठीक से इसको डालना पड़ेगा, क्योंकि बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। बीमारी का ये तो वायरल फीवर है, इसका कोई इलाज तो है नहीं, जैसे कोरोना में और बाकी वायरल फीवर्स में कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं होता। तो इलाज तो सिर्फ लक्षणों का इलाज करना है इसमें, तो बचाव ही इसका इलाज है। तो बचाव का सबसे अच्छा तरीका यही है कि लोग खुद सजग हो जाएं, ये मौसम आते ही अपने बच्चों को और खुद पूरी बाहों के कपड़े पहने, मच्छरों से बचाव के लिए जो ओडोमॉस और उस टाइप के रोल ऑन्स आते हैं वो लगाना शुरू करें और देखें कि उनके आसपास कहीं पानी का जमाव तो नहीं हो रहा है, और अगर जमाव हो रहा है तो अपने स्थानीय म्युनिसिपैलिटी और स्थानीय लीडर्स की, पार्षद या जो भी वहाँ के विधायक हैं उनकी मदद लें, हेल्थ फैसिलिटी तक जल्दी पहुँचे। तो लोगों को भी इस बारे में थोड़ा सजगता दिखानी पड़ेगी और सरकार को रूल्स थोड़े स्ट्रिक्ट करने पड़ेंगे। फाइन अगर इम्पोज करना है, जो लोग गंदगी फैलाते हैं या पानी का जमाव जहाँ रहता है, फाइन भी इस पे किया जा सकता है, क्योंकि ये दूसरों की, एक आदमी की लापरवाही दूसरे के लिए जान का खतरा बन सकती है। तो ये वो समय है, अब सरकार को थोड़ा सा इस बारे में और सजगता से काम लेना चाहिए। निश्चित रूप से असांग सर आपके द्वारा बताए हुए सुझाव लोगों को लाभ पहुंचाएंगे और लोग निश्चित रूप से इसको फॉलो करके इस डेंगू बुखार से बच सकते हैं। बाद जनहित में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लगातार बात कर रहे हैं डेंगू के दंश से लोग कैसे बचें, और जिन लोगों को डेंगू अभी तक नहीं हुआ है या डेंगू से जो लोग अभी बचे हैं वो आगे भी बचे रहें और उनको डेंगू किसी तरीके से ना हो। तो लगातार विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। MC मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, असांक हेरन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजीव कक्कड़ सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कई जिलों के संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा हम गाजियाबाद का रुख करते हैं। जबीर माबी, अगर आपके पास आना चाहेंगे, जिस तरीके से आप कह रहे थे आपके यहाँ गाजियाबाद की अगर बात कर रहे थे, गाजियाबाद की स्थिति आप सामान्य बता रहे थे, तो गाजियाबाद में प्रशासन की जागरूकता से ये स्थिति सामान्य हुई है या गाजियाबाद में अभी इस तरीके का डेंगू ने अभी पैर नहीं पसारे हैं? आप पहले बता रहे थे डेंगू काफ़ी प्रसार डेंगू का हुआ था, अभी सामान्य स्थिति है। देखिए मनोज, मैं आपको बता दूं कि जब डेंगू की शुरुआत हुई थी तो उस समय गाजियाबाद जनपद के हालात काफी खराब थे और देहात क्षेत्र में एक गांव में लगभग 500 से ज्यादा मरीज मिले थे, जिसको लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आया और तमाम जो व्यवस्थाएं थी
वो व्यवस्थाएं डेंगू से रोकथाम के लिए की गई, जांच का दायरा बढ़ाया गया। वहीं उसी समय से ही मैंने जैसे पहले भी बताया था कि लगभग 65 सीएससी और पीएचसी जनपद गाजियाबाद में है, उन सभी में सभी जितने निजी अस्पताल हैं उनके अलावा जो प्राइवेट अस्पताल हैं उन सभी अस्पतालों में डेंगू के मरीजों के लिए कुछ बेड रिजर्व किए गए। हालांकि शुरुआत के दौर में 5-5 बेड रिजर्व किए गए थे कि आपातकालीन परिस्थिति पर हर सभी अस्पतालों में 5 बेड डेंगू के मरीजों के लिए रिजर्व रहेंगे। लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो उस स्थिति में बेडों की जो संख्या है वो बदल जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन प्रशासन ने जिस तरह से यहाँ पर मेहनत की, स्वास्थ्य विभाग ने जिस तरह यहाँ पर लोगों को जागरूक करने के लिए रात दिन कैंप चलाए, लोग स्कूलों में जाकर प्रयोगशाला यानी कि कार्यशालाएं वहां पर आयोजित की और लोगों को जागरूक करने के लिए तमाम अभियान, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, रेडियो के माध्यम से हो, अखबारों के माध्यम से हो या फिर व्हाट्सएप या तमाम अन्य ऐसे जो सोशल मीडिया ग्रुप है उनके माध्यम से स्वास्थ्य विभाग ने इन डेंगू से बचाव के लिए लोगों से अपील की। निश्चित रूप से जयवीर भाभी, जिस तरीके से प्रशासन तैयारी है उसका निश्चित रूप से फर्क भी दिखाई दे रहा है। प्रशासन की मुस्तैदी से मरीज कम आ रहे हैं, कम मरीज मिल रहे हैं। डेंगू ने उतने पैर नहीं पसार पाए हैं क्योंकि प्रशासन ने व्यवस्थाएं ऐसी चाकचौबंद कर रखी थी। डॉक्टर MC मिश्रा सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा सर, आपके पास हम आना चाहेंगे। जिस तरीके से इम्यूनिटी और प्लेटलेट्स की हम अगर बात करेंगे तो डेंगू में ये दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं, तो किस तरीके से लोगों में इम्यूनिटी का भी कोई खास फर्क पड़ता है कि ज़्यादा इम्यूनिटी होने पर डेंगू कम असर करेगा अगर मच्छर ने अटैक भी किया है? और उसके अलावा प्लेटलेट्स की अगर बात की जाए, कुछ लोगों को डेंगू हो जाता है तो तमाम देसी नुस्खे अपनाने लगते हैं प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए। तो प्लेटलेट्स और इम्यूनिटी का ये जो मकर जाल है, इसको आप हमारे दर्शकों को समझाइए। देखिए, अभी बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर कक्कड़ ने, डॉक्टर जो अशोक एरन साहब ने बहुत अच्छे से बात सब कुछ बताई हैं। जहाँ तक इम्यूनिटी का प्रश्न है, हमारी प्रतिरोधक क्षमता का प्रश्न है, वो तो प्रत्येक रोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि अगर हमारी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होगी तो कोई भी इस तरह की संक्रामक बीमारी है, रोग है, उससे हमारा बचाव हो जाएगा। जैसे कोविड में भी आपने देखा, कोविड हर एक को गंभीर नहीं होता था, कुछ लोगों को गंभीर होता था। इसी प्रकार से डेंगू भी, चिकनगुनिया भी और दूसरे, ऐसा नहीं है कि दूसरे और जो नॉन डेंगू, नॉन चिकनगुनिया, नॉन कोविड वायरल संक्रमण से लोगों को नुकसान नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, उनसे भी होती है, एन्केफेलाइटिस हो जाती है वायरस की वजह से। तो पहला तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमें अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है उसको ठीक करने के लिए अपना खान पान, जिसको हम आचार विहार व्यवहार और आहार, उसमें सब कुछ समावेश हो जाता है कि हम अपना सात्विक भोजन करें और उसमें ताज़े फल और सब्जियों का समावेश अधिक करें, तो उससे बिल्कुल हमारा जो प्रतिरोधक क्षमता है वो अच्छी बनी रहती है। बाकी जैसे कोविड में बहुत आयुर्वेदिक काढ़ों का प्रयोग करने के लिए बताया गया, उनका भी थोड़ा ज़रूर कोई ना कोई उपयोग है इसमें। जैसे तुलसी का काढ़ा बना लिया या अदरक का काढ़ा बना लिया, तो यह हमने देखा है कि हमारे आयुर्वेदिक साइंस में भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारी मदद कर सकती है। लेकिन कोई ऐसा नहीं है कि ये कर लो तो ये हो, इससे प्रतिरोधक क्षमता एकदम बढ़ जाएगी। प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना एक निरंतर प्रक्रिया है जो हमें अपने बचपन से लेके और जब हम लोग पूरा जीवन व्यतीत करते हैं उसमें कि कितना व्यायाम कर रहे हैं आप, आपका भोजन कैसा है, कितने ताज़े फल सब्जियों का आप प्रयोग कर रहे हैं अपने भोजन में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जहाँ तक प्लेटलेट गिरने का प्रश्न है, तो जैसे आई थिंक डॉक्टर कक्कड़ ने भी बहुत विस्तार से बताया इस विषय में, डॉक्टर अशांक एरन साहब ने भी बताया इस विषय में। तो प्लेटलेट गिरता है, थोड़ा गिरेगा, लेकिन जो जहाँ सावधानी लेनी है वो जब आपका बुखार बहुत अधिक है और नॉर्मल आ रहा है, उस समय प्लेटलेट गिरने की संभावना अधिक होती है कि बुखार समाप्त हो गया, लोग एकदम से थोड़ा सा लापरवाही भी कर जाते हैं। और जितना तरल पदार्थ हमको लेना है, पानी पीना है, हाइड्रेशन अपना शरीर का रखना है,
उतना संभवतः लोग कई बार नहीं रख पाते हैं। तो उसमें एक टेस्ट होता है हमारे सीबीसी में, जिसको हम लोग हिमेटोक्रिट कहते हैं। तो हिमेटोक्रिट बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, तो 35 और 45 के बीच में रहना चाहिए हिमेटोक्रिट। तो वो एक बार बुखार ठीक होने के बाद अगर लोग अपना प्लेटलेट करा लें और फिर 2-3 दिन में फिर एक बार करके देख लें कि भाई वही उसका लेवल है या कम हुआ है या अधिक हुआ है। यदि अधिक हुआ है तो कोई चिंता का विषय नहीं है। अगर थोड़ा कम हो रहा है, किसी का मान लीजिए 1 लाख था 80,000 हो गया, तो कोई घबराने की बात नहीं होती है। उतना तो हमारे शरीर में प्लेटलेट का ऊपर नीचे लगातार होता ही रहता है। कभी ज़्यादा आ जाएगा। सेम हम खुद अपना कराएंगे तो हमने मान लीजिए आज सुबह अपना प्लेटलेट कराया तो कहिए वो 2.5 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए। हम शाम को कराया तो कहिए 1.5 लाख आ जाए, 1.25 लाख आ जाए, 2 लाख आ जाए। तो वो लैब का भी फर्क हो जाता है। और इतना सेल्स बनते बिगड़ते रहते हैं शरीर में, उससे चिंता नहीं करनी। जब शरीर में जैसे खून, कई बार एकेमोसिस हम बोलते हैं कि स्किन में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और जो डॉक्टर साहब कक्कड़ साहब ने बताया था डेंगू शॉक सिंड्रोम, वो सबसे घातक होता है और उसमें जो हमारी मृत्यु दर है वो अत्यधिक होती है। अब उसका कोई ऐसा बचाव नहीं है। वो तो डेंगू का जो 4 तरह का डेंगू होता है, डेन 1, 2, 3, 4, उसमें से कौन सा है और कौन सा इस समय, जैसे अभी बताया आपके जो कॉरेस्पॉन्डेंट है उन्होंने बताया कि हरिद्वार और ऋषिकेश में जो हो रहा है वो ज़्यादा गंभीर हो रहा है उत्तर प्रदेश के मुकाबले। तो ये भी देखा गया है कि हर इलाके में। अच्छी बात यह है कि डेंगू की वैक्सीन पे भी काम हो रहा है और फिलीपींस में इस पर ट्रायल भी हुआ है। हम उम्मीद करेंगे, आशा करते हैं कि आने वाले समय में डेंगू की वैक्सीन आ जाएगी। लेकिन अभी तो हमारे पास जो बहुत रामबाण है वो है कि हम अपना बचाव करें मच्छर से, और ख़ास तौर से दिन में जो मच्छर काटते हैं, साफ पानी में जो मच्छर, हमारे आसपास जो पानी एकत्रित है, कूलर में, हमारे बगीचे में और जगहों पे, पूरी वहाँ का कपड़ा पहने, पैरों को भी ढक के रखे, मोजे जूते पहने। तो उससे अगर मच्छर काटने से हम अपना बचाव कर लेंगे तो डेंगू से भी बचे रहेंगे, चिकनगुनिया से भी बचे रहेंगे, मलेरिया से भी बचे रहेंगे। और रात में यदि मच्छर हैं तो थोड़ा पंखा तेज चला लें, ओढ़ लें। अब तो ठंडक हो गई है तो रात में पंखा भी अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी डेंगू का ग्राफ नीचे आता जाएगा। निश्चित रूप से सर आपके द्वारा बताए हुए सुझाव लोगों को निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएंगे। डॉक्टर राजीव कक्कड़ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव सर, डेन की जो डेन 1, 2 की 3 ये जो कैटेगरी है इसके बारे में समझना चाहेंगे। लोगों को, आम लोगों को नहीं पता है कि कौन से घातक होते हैं। अभी कुछ दिन पहले अभी पढ़ रहे थे हम कि ये स्ट्रेंथ मिला, ये स्ट्रेंथ मिला, ये ज़्यादा घातक है, तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इसके बारे में आप थोड़ा बताइए। इसमें जैसा सर ने बताया, अभी डॉक्टर मिश्रा ने बताया कि इसकी 4 प्रकार के होते हैं, डेन 1, 2, 3 एंड 4। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, जैसे कि हम और वायरल इन्फेक्शन में देखते हैं कि उसमें डिफरेंट वेराइटीज़ होती है। कोविड में देखा डिफरेंट टाइप के हुए, उसी तरह वायरल इन्फेक्शन अलग अलग वैरायटी के होते हैं और ये म्यूटेट करता है समय के टाइम के हिसाब से, इसमें कुछ परिवर्तन होता रहता है। एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि जिसको एक बार डेन 1 हो गया है उसको लाइफ में दूसरी बार डेन 1 इन्फेक्शन नहीं होगा। हाँ, उसको डेन 2, डेन 3, डेन 4 हो सकता है। तो अगर हम लोग एक मोटे तौर पे देखें तो किसी को एक बार अगर डेन हो गया है तो डेन 1 दोबारा नहीं होगा, डेन 2 हो गया है तो डेन 2 दोबारा नहीं होगा। यानी लाइफ टाइम में उसको 4 बार से ज़्यादा डेंगू नहीं होना चाहिए, अभी तक के आंकड़े ये बताते हैं। कभी कभी ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। और जो चीज़ अगर हमारे हाथ में है, अगर वो इम्यूनिटी यानी कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता, जैसा सर ने बताया कि पूरी 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है कोई भी इन्फेक्शन होना। जहाँ पर एक्सपोजर हो रहा है, जो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्ट करने वाला वो कितना घातक है, कितना वेरुलेंट है, और आपकी इम्यूनिटी यानी आपकी प्रतिरोधक क्षमता, जो बचाव की क्षमता है, वो कैसी है। जैसा सर ने बताया, प्रॉपर एक्सरसाइज है, डाइट है, ये सारी चीज़ें इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हैं, स्लीप है, इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसा आपने बताया डिफरेंट टाइप के जो वेरिएंट्स हैं
उसकी क्षमता और उसके ऊपर डिपेंड करता है वो किस जगह पर है और कितना आपको है। जैसे टाइप 2 में बहुत ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत डेडली हो जाता है। तीसरी चीज़ ये होती है, जैसा हम लोग प्लेटलेट के लिए, जैसे सर ने बताया कि प्लेटलेट को हम लोग काउंट करते हैं और हर आदमी का एक डेंगू हो गया तो सोचते हैं साहब प्लेटलेट चढ़ा दें और प्लेटलेट पे कंसंट्रेट करते हैं। जो सर ने बताया हीमोक्रिट्स के बारे में, हीमोक्रिट वो होता है अगर ब्लड को एक गिलास में इकट्ठा कर दें, जो नीचे की तरफ तली में जम जाता है चीज़, कितना कंसंट्रेटेड है, वो ना ज़्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए। जब ब्लीडिंग टेंडेंसी होती है तो वो कंसंट्रेटेड हो जाता है, वो एक अलग मापदंड है, उसको भी एक ऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम लोग देख लेते हैं और उसके बारे में ध्यान रखते हैं तो हम लोग बच सकते हैं। तीसरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो ये है कि जब भी फीवर आता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा एंटी एनाल्जेसिक्स, मतलब जो बुखार की दवाइयाँ लेने लगते हैं पैरासीटामोल के अलावा, वो डेंगू के पीरियड में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो दवाइयाँ आपके प्लेटलेट्स को डिसफंक्शन करती हैं, उसको ख़राब करती हैं और ब्लीडिंग टेंडेंसी हो सकती है। काफ़ी ऐसे बुज़ुर्ग लोग हैं जिनको जॉइंट की प्रॉब्लम है या डिफरेंट टाइप के पेन्स होते हैं, वो पहले से पैरासीटामोल के अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी ब्रूफेन वगैरह की चीज़ें, कॉम्बिफ्लेम या इस तरह की मेडिसिन ले रहे होते हैं। उनको इस पीरियड में जिस समय डेंगू बहुत ज़्यादा हो रहा है उस समय इन दवाइयों का उपयोग कम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो सब क्लिनिकल इन्फेक्शन या इन्फेक्शन हो गया है तो इसमें ब्लीडिंग की टेंडेंसी हो जाती है, प्लेटलेट डिसफंक्शन होता है। उसके अलावा पहले से अगर कोई अल्सर हो सकता है, वो ब्लीड कर जाए, तो ये कुछ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, जो कि बहुत सावधानी की ज़रूरत है। दूसरा, सर ने जो बताया कि कभी कभी हम लोग बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं, फीवर जहाँ ख़त्म हुआ वहाँ पे हम लोग ये सोच सकते हैं कि हम हमारा बुखार ख़त्म हो गया, हम लोग आउटडोर एक्टिविटीज़ या बहुत ज़्यादा एग्जर्शन करने लग जाते हैं। 2 या 3 दिन के बाद में जिस समय फीवर नहीं है, वही एक पीरियड होता है जब हम लोग एक स्टेज से दूसरे स्टेज की तरफ बढ़ सकते हैं। वहाँ प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है कि उस समय हमारा प्लेटलेट कम तो नहीं हुआ है, हमें चक्कर तो नहीं आ रहा है, हमारा बीपी फॉल तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वहीं पर जब फीवर ख़त्म हो जाता है तो हमारे सिम्टम्स कभी कभी ज़्यादा सीवियर फॉर्म पे जाने के लिए होने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। फीवर ख़त्म होने का मतलब ये नहीं कि डेंगू ख़त्म हो गया, उस समय हो सकता है हम लोग हेमरेजिक फीवर या हम लोग शॉक की स्टेज में जा रहे होते हैं। तो कुछ प्रिकॉशंस, कुछ वार्निंग साइन अगर हम लोग ध्यान रखेंगे अपनी प्रतिरोधक क्षमता के लिए, तो हम लोगों को ये चीज़ बचा के रखने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से सर, दर्शकों को हमारे आपके बताए हुए सुझाव निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएंगे। दर्शकों को लगातार हमारे डॉक्टर बता रहे हैं किस तरीके से समय पर व्यायाम करना चाहिए, अच्छा आहार लेना चाहिए और तमाम जो प्रिकॉशन बता रहे हैं उनको भी फॉलो करना चाहिए। और अगर डेंगू के लक्षण हैं तो सामान्य पैरासीटामोल के अलावा अन्य दवाओं का सेवन नहीं करना चाहिए। डॉक्टर एरन हमारे साथ, असांक एरन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। छोटा सा सवाल सर आपसे लेना चाहेंगे, उसके साथ हम कार्यक्रम को ख़त्म करना चाहेंगे। सर, तापमान की अगर अभी बात हो रही थी, जिस तरीके से तापमान घटेगा तो इसका असर, डेंगू का असर कम होगा, क्योंकि आपने अभी बताया कि देहरादून और तमाम जगहों पर डेंगू लगातार बढ़ रहा है, वहाँ तो टेम्परेचर कम है, उसके बावजूद डेंगू बढ़ रहा है। तो कैसे टेम्परेचर के घटने से डेंगू घटेगा, इसको थोड़ा डिफाइन करिए सर। जी, टेम्परेचर घटते घटते देखिए मच्छरों का थोड़ा सा ये असर खत्म होने लगता है, तो वो एक कारण होता है इसका। और जैसा हम देखते हैं, बोला तो ये भी जाता है कि दीपावली आते आते जो आतिशबाजी होती है और धुएं के कारण मच्छर मरने लगते हैं। लेकिन तापमान वाली बात जो सर ने कही थी वो बिल्कुल सही कही थी। तापमान जैसे जैसे घटता जाएगा और सर्दियाँ बढ़ती जाएंगी, मच्छरों का प्रकोप कम होता जाएगा और डेंगू का जो सीवियरिटी है और डेंगू का जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। बाकी तो मुझे लगता है हमारे पैनल के बाकी दोनों डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी तरह हर चीज़ को बारीकी से बताया है और इससे दर्शकों को बहुत लाभ मिलेगा। बस यही है इसमें एक मैसेज सबके लिए मेरी तरफ से कि मतलब हमें इस चीज़ से ज़्यादा कि हमारे प्लेटलेट्स फॉल कर रहे हैं या हमारी ब्लड की रिपोर्ट्स क्या हैं, हमें अपनी खुद की हालत पे ध्यान देना चाहिए। इसमें पूरा का पूरा जो डेंगू का ट्रीटमेंट है वो हमारे फ्लूइड के बैलेंस के ऊपर टिकता है। तो जब तक हम घर में हैं, अगर हम घर में रह के ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड्स का सेवन करें जब हम बीमार हैं, जितने ज़्यादा पूरे दिन में हम लिक्विड घंटे घंटे में हम अपना टारगेट बना लें कि 1-2 ग्लास कुछ ना कुछ पीते रहें शुरुआती दिनों में, तो वो हमें इसके असर को कम करने में सहायक सिद्ध होगा। और यही फ्लूइड का बैलेंस आगे चल के हमारा फ्लूइड बॉडी में ज़्यादा भी हो सकता है
तो वो तो खैर डॉक्टर्स हमें देखेंगे, लेकिन शुरुआती दिनों में हम अपनी हालत पे ज़्यादा ध्यान दें, रिपोर्ट पे कम ध्यान दें, डॉक्टर की सलाह से ही रिपोर्ट कराएं, ज़बरदस्ती ज़्यादा रिपोर्ट और प्लेटलेट्स के चक्कर में ना पड़ें, ज़्यादा फ्लूइड्स का सेवन करें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवा लेते हैं। निश्चित यही रूप इसका से सर, मूल तत्व- निश्चित रूप से आपके सुझाव हमारे दर्शकों के बहुत ही उपयोगी होंगे, उपयोगी और काम आएंगे। राजीव सर से एक बहुत छोटा सा सवाल हमारा है, प्रेग्नेंट लेडीज जो हैं प्रेगनेंसी के दौरान उनको क्या अतिरिक्त प्रिकॉशन की ज़रूरत रहती है? देखिए, अगर प्रेगनेंसी है तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि किसी भी तरह की उनकी इम्यूनिटी या बॉडी के मेटाबॉलिज्म बहुत कुछ चेंजेस हो जाते हैं। इनको इसलिए बहुत प्रिकॉशन लेनी चाहिए कि कोई भी इन्फेक्शन जो आपको हो रहा है लेडी को, वो सीधा इन्फेक्शन, उसका प्रभाव छोटे बच्चे जो उसके भ्रूण में है, जो यूट्रस में है, उसके ऊपर सीधा प्रभाव पड़ता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन ना होने दें। अगर आपको इन्फेक्शन मॉस्किटो वगैरह के जैसे बताया गया, वो सारे पैरामीटर, सारे प्रिकॉशंस अपने आप करें। उसके अलावा बदलते हुए मौसम में नहीं केवल डेंगू, नहीं केवल और वायरल इन्फेक्शन, और भी फूड से रिलेटेड प्रॉब्लम, अब जैसे दिवाली आ रही है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, ओवर ईटिंग है, बहुत सारे इन्फेक्शन हो सकते हैं पेट में, बहुत सारे एडल्ट्रेशन चीज़ें मिक्सअप हो जाती हैं खाने की चीज़ों में, वो एक प्रिकॉशन है। और इस बदलते हुए मौसम में बहुत ज़्यादा एलर्जीज़ होती हैं, सांस के अटैक पड़ते हैं। अगर लेडी में पहले से एलर्जी है, उस मौसम में अगर कोई भी इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उस समय सांस का अटैक होना, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से ऑक्सीजन की कमी होना, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो प्रेगनेंसी है, बदलते हुए मौसम में अगर मॉस्किटो है तो मच्छरदानी का प्रयोग सबसे बेहतर है। अगर हम मॉस्किटो रिपेलेंट का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी केमिकल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात ध्यान के रखिए, जो केमिकल मच्छर को मार सकता है वो आपके सांस के द्वारा पहुंचकर आपके लंग्स में और आपके बच्चा जो आपके पेट में है उसके ऊपर कितना प्रभाव कर सकता है। इसलिए बहुत बेहतर है कि अगर वहाँ पे मॉस्किटो है, लेडी को पहले से कोई इन्फेक्शन या पहले से कोई उसको एलर्जीज़ हैं, तो उसको विशेष ध्यान रखें। सोने से 2 घंटे पहले इस तरह के केमिकल का उपयोग कर दें, रूम को वेंटिलेट कर दें, रूम के खिड़कियों में जाली लगी होनी चाहिए, मच्छरदानी को उपयोग करें, और सोते समय कोई ऐसी चीज़ ना जलाएं जैसे काफ़ी कॉइल्स होते हैं, काफ़ी रिपेलेंट्स होते हैं जो आपके केमिकल बंद कमरे में आपको परेशान करें, आपके केमिकल अंदर जाए और उस केमिकल का प्रभाव आपके होने वाले बच्चे के ऊपर पड़े। इसलिए कुछ प्रिकॉशन, कुछ डाइट, कुछ एक्सरसाइज अगर हम करें तो आप स्वयं स्वस्थ रहेंगे, औरों को भी स्वस्थ रहेंगे। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि अगर जो डेंगू का पेशेंट है वो ठीक हो भी रहा है, लेकिन वो कम से कम 10 से 15 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसलिए उसको आइसोलेट करने का मतलब ये नहीं कि उसको एक बंद कमरे में रखें, कम से कम उसको मॉस्किटो नेट के ऊपर कवर करें, जिससे कि उसका काटा हुआ मच्छर और लोगों को स्प्रेड ना करने दें। निश्चित रूप से सर, आपके सुझाव और आपकी सलाह लोगों को निश्चित रूप से काफ़ी लाभ पहुंचाएंगे। हमारे दर्शकों निश्चित रूप से हमारे डॉक्टरों को सुना, उनसे तमाम लाभ आप लोग ले सकते हैं। MC मिश्रा सर आपका बहुत शुक्रिया, अशांक एरन सर आपका भी बहुत शुक्रिया, राजीव कक्कड़ सर आपका भी बहुत शुक्रिया, और तमाम संवाददाता जयवीर मावी आपका बहुत शुक्रिया। तमाम संवाददाता अलग अलग जिलों से हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो निश्चित रूप से डेंगू से बचाव के हमारे डॉक्टरों ने तमाम उपाय बताए हैं, आप उनका पालन करिए और डेंगू से बचिए और स्वस्थ रहिए। जनहित में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।